ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर लिया है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अलावा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये छोटे मोटे टॉपिक हमारे खत्म हो गए। यहाँ से मेन टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का, स्टोइकोमेट्री। और इसके बाद एक लास्ट टर्म रह जाता है हमारा कॉन्संट्रेशन टर्म्स वगैरह, जो लास्ट रह जाता है टॉपिक। लेकिन कॉन्संट्रेशन टर्म जनरली क्या है कि हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ा देते हैं। पूरे डिटेल में इसकी बात होती है कहाँ पर, सोल्यूशन चैप्टर। आपको याद होगा सोल्यूशन क्लास 12 में जब आप लोग थे तो वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, कॉन्संट्रेशन टर्म। दोनों चीज़ें रिलेटेड है, तो मैं कॉन्संट्रेशन टर्म वहीं पढ़ाऊंगा। स्टोइकोमेट्री एक तरह से आप कह लीजिए इसका लास्ट टॉपिक, और एक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये इतनी सारी चीज़ें हम करके चलेंगे। स्टोइकोमेट्री में बेसिकली आप जानते होंगे कि स्टोइकोमेट्री में आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन होगा। बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे। सवाल ये होता है कि आपको रिएक्टेंट का मास या रिएक्टेंट के मोल्स या रिएक्टेंट का वॉल्यूम सवाल में दे दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट के कितने मास, मोल्स या वॉल्यूम बने होंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। बोलो वारी बात में। तो सबसे पहले इसमें हमें रिएक्शन को करना होता है बैलेंस। रिएक्शन सिंपल वाले ही होते हैं जो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बैलेंस हो जाते हैं। हम रेडॉक्स बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे। रेडॉक्स बैलेंसिंग में तो एक रिएक्शन होगा, एन फैक्टर निकालोगे, बैलेंस करोगे, दैट विल टेक टाइम। तो फिलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पर इनको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है N2 गैस, ठीक है ना, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, और क्या बना रही है, अमोनिया गैस बना रहा है, करेक्ट है। अब सबसे पहला काम होता है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 से पहले मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया मैंने, और 3 हाइड्रोजन है, मतलब 6 हाइड्रोजन के लिए हमने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया। बैलेंस हो गया ये। अब बैलेंस करने के बाद यहाँ जो है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कितना है, 1 है। नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और अमोनिया का। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, या यूँ कह दो मोल के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये रिएक्शन कह रहा है कि अगर आपने रिएक्शन में 1 मोल क्या लिया था, बताइए, 1 मोल अगर आपने नाइट्रोजन लिया तो आपको चाहिए होगा क्या, 3 मोल हाइड्रोजन, एंड फाइनली आपको 2 मोल अमोनिया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिलेगा। कई बच्चों को लगता है कि मोल्स कैसे नहीं जुड़ा, लाइक 1 मोल और 3 मोल मिला के 4 मोल बनना चाहिए था। रिएक्शन जो है मोल्स के कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता है, रिएक्शन मास के कंजर्वेशन को फॉलो करता है। बोलो आ रही बात समझ। हाँ, मास के टर्म में जब मैं लिखूंगा तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड के टोटल मास और प्रोडक्ट साइड के टोटल मास बैलेंस है। चलिए आइए चेक भी करते हुए चलते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का मास वैसे होता कितना है, 28 ग्राम, सब लोग जान रहे हैं, मोल से मास निकालना जानते होंगे। 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 6 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का मास 17 होता है, तो 2 मोल अमोनिया का मास कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, चेक कर लीजिए। 28 और 6 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 34। तो इसमें 34 ग्राम प्रोडक्ट बना भी है। बोलो वारी बात समझ। मतलब जब भी रिएक्शन होगी तो इसी रेशियो में होगी कि जब इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल चाहिए होगा। मतलब कि अगर इसका मैं 2 मोल लेकर के आता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे कितना चाहिए होगा, 6 मोल चाहिए होगा। बोलो हाँ कि ना। फिर कितना बन जाएगा अपने पास, 4 मोल अमोनिया बन जाएगी। ये सिंपल सी बात है जो आप लोग जानते भी हो। स्टोइकोमेट्री इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द मोल कॉन्सेप्ट ऑन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बोलो आ रही बात समझ। नेक्स्ट अगर हम इसका 3 मोल लेकर के आते हैं तो भैया 3 मोल नाइट्रोजन को चाहिए होगा, 1 को 3 चाहिए तो 3 को क्या चाहिए होगा, 9 मोल चाहिए होगा। बना कितना होगा, 6 मोल अमोनिया बना। बोलो आ रही बात समझ। अब एक जनरल बात कर ले, अगर कि मैंने इसका ए मोल्स लिया है, कितना लिया है, ए मोल्स लिया, तो 1 को 3 चाहिए तो ए को कितना चाहिए होगा, 3A मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा, और बना क्या होगा यहाँ पर, 2A मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए होगा। बोलो बात समझ आ रही है। तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी बैलेंस रिएक्शन के, वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गैस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को समझिएगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है किसी प्रेशर P पे हो रही होगी और किसी टेम्परेचर T पर। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम ये मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे कैरी आउट कराई गई है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है कि PV = nRT। प्रेशर नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो क्या वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा V1/V2, वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी होगा N1/N2। बोलो आ रही बात समझ। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट पे ही लगेगा। तो इस पूरे रिएक्शन में मुझे ये तो पता है कि इसके और इसके मोल का रेशियो क्या है, 1:3। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम का भी रेशियो क्या रहेगा, 1:3 रहेगा। मतलब कल को आप चाहो तो ये भी कह सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम रिएक्शन को एक बार कॉपी करते हैं। नाइट्रोजन गैस था, 3 मोल हाइड्रोजन गैस था, और 2 मोल अमोनिया गैस बन गई होगी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। 2 मोल अमोनिया गैस याद रखिए तभी बनेगी जब इसका 1 मोल और इसका 3 मोल पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बचा भी रह जाए। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। तो कल को आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैंने इसका 1 लीटर लिया किसी प्रेशर P और टेम्परेचर T पर, तो उसी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे इसका 3 लीटर चाहिए होगा। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 2 लीटर
अमोनिया गैस मिलेगी। इस बात को समझिए। अब बच्चा कहता है वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं हुआ यहाँ पर, ये 1 और 3 से 4 बनना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है भाई। आ रही बात, रिएक्शन फॉलोज स्टोइक्योमेट्री, रिएक्शन अपने स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो में ही होगी जब भी होगी। बात समझ आ रही क्या? तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी नहीं लगेगा। लग सकता है वो एक अलग बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल लग सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लग सकता है। कब लगेगा? जब रिएक्टेंट साइड के टोटल कोएफिशिएंट का सम और प्रोडक्ट साइड के टोटल कोएफिशिएंट का सम बराबर आ जाए। जैसे N2 + O2 चेंजेस टू 2NO, H2 + Cl2 चेंजेस टू 2HCl। हाँ, वहाँ लग सकता है। ये 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन और 2 मोल HCl बन गया, या 1 मोल नाइट्रोजन 2 और 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। लग सकता है, लेकिन हर जगह लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है जी। अब कल को आपने इसका 2 लीटर लिया, किसका? नाइट्रोजन का, तो ऑब्वियसली आपको 6 लीटर हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे। जब ये दोनों उस प्रेशर और उस टेम्परेचर पे कंबाइन करेंगे तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको 4 लीटर अमोनिया गैस मिल जानी है। कल को ये आप चाहो तो एसटीपी कंडीशन से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे 1 मोल नाइट्रोजन 22.4 लीटर होगा। 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है? 3 मोल नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 67.2। बोलो आ रही बात? तो बना कितना था? 2 मोल, तो 44.8 लीटर ही तो बना है जी। तो मतलब मोल का ही रेशियो तो वॉल्यूम का रेशियो, सीधी सी बात है। बोलो हाँ या ना? इस बात को आप लोग समझ के चलेंगे। तो मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ कि स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स of reactants and products represents what? Number of moles या volume, आ रही बात समझ, volume of gas, but they do not represent what? mass। बोलो आ रही बात समझ, वो मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने इसका, ये नहीं कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो भाई, कि अगर आपने इसका 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम नाइट्रोजन लिया, तो आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा और 2 ग्राम अमोनिया बना होगा। कोई अगर ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है, ये नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ का टोटल मास कितना हो रहा है? 4, और प्रोडक्ट की तरफ का टोटल मास कितना हो रहा है? 2। ये हो ही नहीं सकता है कि 4 ग्राम रिएक्टेंट कंबाइन करके 2 ग्राम अमोनिया बना दे, प्रोडक्ट बना दे, ये हो ही नहीं सकता है। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात ये है कि हम बोल सकते हैं कि जो मोल का रेशियो है वो हमेशा कोएफिशिएंट का ही रेशियो है। मोल रेशियो विल बी सेम एज व्हाट? स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए? मोल का रेशियो क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट का रेशियो। और सिर्फ मोल का ही रेशियो क्यों होना चाहिए सर? वॉल्यूम का भी रेशियो यही होना चाहिए। सो वॉल्यूम रेशियो विल बी ऑल्सो द सेम एज स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। ये बात समझ आ रही तो बताइए हाँ या ना? क्लियर है ये बात? कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई मुझसे पूछता है इस रिएक्शन के बारे में तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। भैया इसका जब भी रेशियो आना चाहिए कितना आना चाहिए? 1/3 आ जाए। सीधी सी बात है। सवाल में कल को हो सकता है नाइट्रोजन का मोल दे दे या मास दे दे। आ रही बात समझ? तो इसके मोल से इसका मोल का मैं पता लगा सकता हूँ। इस चीज़ को हम मोल एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई कह रहा है इसका 2 मोल लिया गया, ठीक है ना, 6 मोल मिलेगा। इसमें पुट करके देख लो, यहाँ 2 रख दो, तुम ये निकाल लो, 3 दूना कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कल को यही बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन और अमोनिया का मोल रेशियो कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन और अमोनिया का कितना होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। कोएफिशिएंट का रेशियो इनका 1:2 है। बोलो आ रही बात सब? तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इनका रेशियो कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन अमोनिया का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2। या तो आप ऐसे बारी बारी से अलग अलग लिख करके एक एक को सॉल्व कर लो, क्योंकि किसी एक का मोल अगर दिया तो दूसरे का पता लगाया जा सकता है रेशियो को यूज़ करके। बोलो हाँ या ना? या फिर एक लाइन में अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, तीनों को ही कंबाइन कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ज़रा, क्या मैं इसको यहाँ ले जा सकता था? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। और इस 1 को नीचे ला सकता था, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3। पहले बोलो हाँ कि ना? अरे इस वाले को नीचे ला दिए, इस वाले को इधर ले गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3। समझ आने लगा है? अच्छा, यहाँ से पूछते हैं ज़रा, नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में पूछते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 ले आओ इधर, इसको इधर भेज दो। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। भैया इस चीज़ को हम क्या बुलाते हैं? मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस। बोलो आगे बात समझ? टीचर डायरेक्टली यही बोलते हैं, देख भाई किसी भी रिएक्शन में मोल कंजर्व्ड नहीं होगा। मोल बराबर ज़रूरी नहीं है क्यों होंगे? हर एक रिएक्टेंट हर एक प्रोडक्ट का ज़रूरी नहीं है
कि मोल्स बराबर होगा, पर क्या बराबर होगा, पर क्या बराबर होगा, मास तो बराबर होगा, मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का, और एक चीज़ और बराबर है, मोल्स बाई कोएफिशिएंट, मोल्स बाई कोएफिशिएंट, मोल्स बाई कोएफिशिएंट, क्या मोल्स बाई कोएफिशिएंट। किसी भी रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट का मोल बाई कोएफिशिएंट, हर एक रिएक्टेंट का मोल बाई कोएफिशिएंट बराबर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वाज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बट यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 was equal to number of moles of hydrogen by 3. Number of moles of nitrogen was not equal to number of moles of ammonia, but number of moles of nitrogen by 1 was equal to number of moles of ammonia by 2. बात समझ आने लगी क्या? इस चीज़ को मोल एनालिसिस। एंड अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बाई 2। देख लो हाँ कि ना, इसमें देखो तुम पुट करके भी निकालोगे तो आ जाएगा। जैसे मान लो तुम 6 लीटर हाइड्रोजन रख रहे हो, क्या रख रहे हो, यहाँ रख दो, हाइड्रोजन का 6 रखो, 6 रखो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को 6 रखो, कितना हो जाएगा, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर। बोलो हाँ कि ना। ये कितना था, ये सब कुछ कितना था 6, और ये कितना था 3, तो ये 2 था, 2 मल्टीप्लाई हो गया जाके 4 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, मैं वही बोल रहा हूँ। इस इक्वेशन के जरिए किसी भी सवाल को किया जा सकता है, लेकिन मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा हम ये इक्वेशन भी नहीं लगा रहे। वो तो बहुत क्रिटिकल केस में अगर फंस गए, डेटा ही ऐसा है, तो ये लगाना सेफ होता है। इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये पेज नंबर 1 है आज का। 2-3 रिएक्शंस लिखते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है जिसमें ये 2 मोल्स ऑफ ए है, 3 मोल्स ऑफ बी है, एंड फॉर एग्जाम्पल 4 मोल्स ऑफ सी है। ये मैंने रिएक्शन दिया, सही है जी। ये रिएक्शन आपसे क्या बोल रहा है, अगर मैं इसका मोल एनालिसिस लिख के दूँ तो मोल एनालिसिस क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई 3 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाई 4। ये तो मोल एनालिसिस हो गया। हम मास एनालिसिस नहीं कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं? हाँ, एक बार मोल के टर्म में सब कुछ बात हो जाए तो मास को भी ढूंढा जा सकता है। बोलो है कि नहीं। वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ए, अज्यूमिंग कि दीज आर ऑल गैसेज। याद रखना वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट किस पर लगता है, सॉलिड पे लगाना मत, लिक्विड पे लगाना मत। कई बच्चे ये काम करते हैं, H2O लिक्विड लिखा है लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस करके आ जाते हैं। बात समझ आ रही क्या? तो वॉल्यूम ऑफ ए बाई 2 विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी बाई 3 विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सी बाई 4। करेक्ट है ये बात? जल्दी बताइए हाँ कि ना। अब जरा समझिए, अगर बाई चांस, ठीक है जी, इसका मैंने 2 मोल लिया तो चाहिए कितना था, 3 मोल। अरे इसका 2 मोल लिया तो चाहिए कितना था, 3 मोल। करेक्ट है बात? तो 1 मोल को कितना चाहिए था, 1.5 मोल। अरे 2 को 3 चाहिए तो 1 को 1.5 चाहिए, 3/2 चाहिए। इसका अगर 2 मोल है तो इसका बना 4 मोल, 1 से बनेगा 4/2 मोल, 4/2 मोल। अब मान ले हमें सवाल में इसका दिया हुआ है A0 मोल, A0 मोल भी हटा, चल इसका दिया हुआ है 10 मोल। क्या दिया हुआ है, 10 मोल से पता लगाने को कह रहा है। क्या कह रहा है, 10 मोल से पता लगाओ। इसका अगर 10 मोल है तो किसी टाइम पर शुरुआत में, देखो शुरुआत में रिएक्शन जब शुरू हुई है, इनिशिएट हुई है, तो उसको हम t=0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि आपके स्टॉप वॉच में अपने टाइम कितना सेट किया हुआ है, 0। अब यहाँ से रिएक्शन शुरू हो गई बेसिकली। तो आपने 10 मोल नाइट्रोजन, 10 मोल ए ले लिया, डब्बे में डाल दिया। अब इसको कुछ बी भी तो चाहिए, इसको क्या चाहिए, बी भी चाहिए। कितना चाहिए होगा सर, 2 को 3 चाहिए तो हम 10 के लिए ढूंढ लेंगे। कितना ढूंढा तुमने, 15। हाँ, जिनके पास दिमाग है उन्होंने 15 ढूंढ लिया कि भैया 2 को 3 चाहिए, 1 को 1.5 चाहिए, तो 10 का 1.5 चाहिए। 10 का 1.5 गुना कितना, 15। बोलो अरे बसा। और इसके 2 से 4 बना तो 10 से कितना बना, 20 बना। सबको इतना तो आता होगा क्योंकि ये ड्रॉपर्स बैच है तो बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब मेरी बात को समझो, पता कैसे लगाया जाए। अरे भाई किसी समय पर टाइम टी पर, है ना, मान लेते हैं ये पूरी तरह से कंज्यूम हुआ, मान लेते हैं कि पूरी तरह से कंज्यूम हुआ, कौन, ए, तो ये तो 0 हो गया। तो अब पता करना है, ये जब मरेगा, ये 10 मोल पूरी तरह से मर जाएगा तो इसका कितना मोल मरेगा ये पता करना है। तो भैया 2 को 3 चाहिए था, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ये चाहिए कितना था, जिसका देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी चाहिए, क्या चाहिए, तो तुमने यही तो बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई 2 के बराबर रहा होगा, यही तो कह रहे हो तुम। ये 3 को मैं इस इलाके में भेज रहा हूँ, इस इलाके में, तो ये कितना हो गया, 3/2 टाइम्स, क्या हो गया, 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सही है, 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये पहले जो लिख रहा हूँ ये बताओ समझ आया। अच्छा, तो बी के कितने मोल चाहिए थे, 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए चाहिए। अब यही सी का अगर कोई पूछेगा, ज़रा दिमाग लगा, 3 क्या है, 3 क्या है, बी का कोएफिशिएंट, 2 क्या है, मतलब जिसका तुम पता लगाना चाह रहे हो उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता लगाना चाह रहे हो इनटू जितना मोल दिया उससे मल्टीप्लाई। अब मैं किसका पता लगाना चाह रहा हूँ, उसका कोएफिशिएंट, किससे पता लगा रहा हूँ, उसका कोएफिशिएंट,
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। बोलो बात सही है, ये उसी मोल मोल एनालिसिस से दिख रहा होगा। अरे यहीं से तो ये भी दिख रहा होगा, देख NC/4 Na/2 है, NC/4 देख, NC/4 Na/2 है। बोलो हाँ कि ना, नहीं आ रही बात समझ? ठीक है सर, समझ आ गया तो वैल्यूज को पुट कर। 3/2 टाइम्स ऑफ कितना मोल, 10 मोल। ये बोलो 4/2 टाइम्स ऑफ कितना मोल्स, 10 मोल। तो ये कितना आ गया, 15 मोल आ गया और ये कितना आ गया। क्या आप सवाल जल्दी होने लगे? थोड़ी थोड़ी बात को समझेंगे, या तो आप पूरा इक्वेशन ये वाला लगाइए मोल मोल एनालिसिस और वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, या फिर थोड़ा टाइम बचाइए कि भैया जिसका पूछेगा उसका क्वेश्चन हम ऊपर रखेंगे, जिससे पूछेगा उसका क्वेश्चन नीचे, और जितना मोल देगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हाँ या ना, इससे जल्दी हो जाएगा। क्या जरूरी है कि सवाल में मोल्स देगा? नहीं देगा, मास भी देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी देगा। तो मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा? मास दे रहा तो मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रहा तो मोल्स निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। बेहतर होता है मोल मोल एनालिसिस करना। मैं चाहूँ तो मैं मास मास एनालिसिस सिखा सकता हूँ मास मास एनालिसिस सिखा सकता हूँ, पर मोल मोल एनालिसिस पे काम करता है, ये सबसे बेस्ट होता है और बहुत कम समय में चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो भाई हमारे पास 2 मोल्स ऑफ SO3 गैस है, हीट किया मैंने इसको, ये टूटा। किस में टूटा? SO2 में और O2 में। आ रही बात समझ? SO3 को हीट करने पे टूट गया किस में? SO2 और O2 में। अभी तो हम इरिवर्सिबल रिएक्शन मांग के चल रहे। कौन सा रिएक्शन? हम रिवर्सिबल नहीं मान रहे। क्या मान रहे? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब ये फॉरवर्ड ही जा रहा है। हालांकि जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो इसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल मानते हुए भी सॉल्व करेंगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बस इतना ही फर्क है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कुछ समय के बाद रुकेगा, ज़रूर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो वो जब तक रहेगा तभी तक रिएक्शन चलेगी, जब ये खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगी। सही बात है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी रुकती ही नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती है, बस इतनी सी बात है, इक्विलिब्रियम जरूर आ जाती है। पर इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी रुक जाएगी। क्यों रुक गई? रिएक्टेंट खत्म हो गया। जहाँ 2 रिएक्टेंट है वहाँ कोई एक भी खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक गई। ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ साथ खत्म हो, ऐसा भी हो सकता है कोई एक खत्म है एक बच गया, लेकिन रिएक्शन आगे बढ़े इसके लिए दोनों का होना जरूरी है। बोलो आ रही बात समझ? हाँ क्या ना? कोई एक भी खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। अब आगे देखते हैं। इसका मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया कि भैया इसका मैंने लिया था 5 मोल। अब इस 5 मोल से सबकी जानकारी निकाल लो। सर पता लगा लेंगे। सबसे पहला काम सुर से सुर मिला लो। सबसे पहला काम बैलेंस करना। जब तक बैलेंस नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ोगे भाई? ठीक है ना। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, इधर इवन ऑक्सीजन। इवन ऑड होना तो पहले ऑड वाले को इवन बनाओ। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ, बेसिक चीज़ है। 6 ऑक्सीजन 2 सल्फर हो गए, 2 ना कर दो। अरे सल्फर बैलेंस हुआ, 2 दूना 4, 4 2 6 बैलेंस हो गया क्या ये? अब मैं कह रहा हूँ ये 5 मोल कभी ना कभी तो खत्म हुआ होगा, तो टाइम t पर या t इन्फिनिटी पर ये 0 हुआ होगा। जब ये 0 हुआ तो शुरू में तो ये भी नहीं थे ना। अरे शुरू में प्रोडक्ट नहीं होते हैं। रिएक्शन के शुरुआत में सिर्फ क्या है? रिएक्टेंट है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में तुम रिएक्टेंट ही ले सकते हो, तुम प्रोडक्ट लेके रिएक्टेंट की तरफ नहीं आ सकते हो। हाँ रिवर्सिबल में ये काम हो सकता है। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम आएगी। रिवर्सिबल में तुम प्रोडक्ट ले लो, रिएक्टेंट बनेगा, इक्विलिब्रियम आएगी। तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से प्रोसीड कराई जा सकती है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होगी। केवल रिएक्टेंट ही लाना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट ले करके छोड़ नहीं सकते कि रिएक्टेंट बन जाएगा। बोलो आ रही बात समझ? खैर अब इसका 5 मोल लिया गया है। अब देखो 2 से कितना बनता है? 2 से 2 बनता है, तो 5 से कितना बनेगा? 2 से बनता है 1, तो 5 से 2.5। ये तो डेटा इतना आसान है कि हो गया। लेकिन मैं कहूँगा मेरा वाला ही फंडा लगाओ, जिसका पता लगाना कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता लगाना कोएफिशिएंट नीचे, इनटू जितना मोल दे रहा था। दे कितना रहा था? 5 मोल। बोलो है कि नहीं? ये 5 मोल ही आ जाएगा। जिसका पता लगा रहे हो कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके जरिए पता लगाया कोएफिशिएंट नीचे, इनटू कितना मोल? 5 मोल। नहीं आ रही बात समझ? हाँ कि ना? कितना मोल हो गया भैया? ये तो 5 मोल ही बना होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और ये कितना बना होगा? 2.5 मोल बना होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन पे ही सीधे सीख रहे हम। स्टोइकियोमेट्री में बहुत सारे स्टेप्स लिखवा के कोई फायदा नहीं है, कंसेप्ट समझो। आ रही बात समझ? अब ये तो समझ आने लगा। क्या सवाल में यही होगा कि मोल्स निकालो? ना सर, हो सकता था मास ऑफ SO2 जो बना रिएक्शन के एंड में वो बता दे। ठीक है, मास निकालना है तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 बताइए, इसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हाँ कि ना? क्या पूरी दुनिया जानती है कि नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करने से मास मिल जाता है? कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं? 5। मोलर मास कितना है? 64, 64। कितना आ गया ये? 320 ग्राम। यही बना है जी। अच्छा, मास ऑफ O2 भी पूछा गया मुझसे कि जब रिएक्शन खत्म हुई तो ऑक्सीजन का मास बता। मैंने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इतना है और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मोल्स कितने बने हैं? 2.5 मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम। कितना हो गया ये? 32 × 2.5 कितना? 80 ग्राम। यही बन रहा है। टोटल 400 ग्राम प्रोडक्ट बना, टोटल 400 ग्राम। तो रिएक्टेंट भी 400 होना चाहिए था। तुम चेक करो 5 मोल SO3 का मास 400 ग्राम होता है। हाँ या ना?
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होगा ही होगा बोल के। अब वो कह रहा है वॉल्यूम एट एसटीपी बताना है। क्या बताना है जी? किसका बताना है? SO2 का। अरे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 22.4 लीटर से। नंबर ऑफ मोल्स कितने अपने पास? 5। मल्टीप्लाई किससे? 22.4। अरे मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया? 112 लीटर। जो पूछेगा सब बताया जा सकता है जब आपने पूरी एनालिसिस मोल के टर्म में की है। किसके टर्म में की है? इसलिए कह रहा हूँ मास के टर्म में मत एनालाइज कर, पहले मोल्स के टर्म में एनालाइज कर, बाकी जो पूछेगा वो बताएंगे। अब अगला वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ ऑक्सीजन बता दो। सर वो बना था कितना? इसका आधा बना था तो ये भी आधा ही आएगा। अरे मोल आधा तो वॉल्यूम भी आधा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई क्या? 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा ये? 56 आ रहा है क्या? ये तो 2.5 है ना, इंटू 22.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 लीटर। पूछेगा कितने मॉलिक्यूल SO2 के बने हैं? 5 है ना। कितने मॉलिक्यूल O2 के बने हैं? 2.5 है ना। पूछेगा टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी कितना था? ये प्लस ये दोनों जोड़ेंगे। अरे बोलो हाँ है ना, बात क्लियर हो रही है? ठीक है सर। अभी तक हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री के सवाल में हमें क्या देगा? हमें देगा सर एक रिएक्शन। पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करने के बाद किसी एक की जानकारी तो देगा वो सवाल में, बाकियों की जानकारी मांगेगा। जिसकी जानकारी निकालनी है उसका वो ऊपर नहीं, वो ऊपर नहीं, कोएफिशिएंट उसका ऊपर, हर ये बात समझ। और जिसके जरिए निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू जो भी मोल्स दिया है वो मल्टीप्लाई। बाई चांस वॉल्यूम भी दिया होगा तो वॉल्यूम भी एनालिसिस चलेगा। ये वाला जो फंडा निकाला हम लोगों ने, ये जो फंडा निकाला है ये वॉल्यूम पे भी लगाया जा सकता है। बोलो हमारी बात समझ। अब देखते हैं एक आध और सवाल, वहाँ जगह है अभी, वहाँ लिख देते हैं। अगर मान लीजिए हमें कह रहा है कि CO2 गैस है, मैंने इसको हीट कर दिया, CO गैस में और C सॉलिड में बदल गया, सही है? CO गैस से बना लो पहले तो इसको। अब देखो सही है क्या? बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। बोलो कितने लिख दूँ यहाँ पर? 2 लिख दूँ। 2 से कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, कार्बन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गया? बोल दो हाँ कि ना। अब इसमें एक तो गैस है, दूसरा भी गैस है और एक सॉलिड है। चेक करो रिएक्टेंट क्या है? गैस। अगला प्रोडक्ट क्या है? गैस। और अगला क्या है? सॉलिड। ठीक है जी। इसमें जानकारी किसी एक के बारे में दी गई है। इसके बारे में कह रहा है कि अगर मैंने इसका 7 मोल लिया था, कितना मोल लिया? 7 मोल लिया, तो बाकियों की जानकारी निकालो। ये मानते हुए कि 7 मोल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, कंडीशन वो डाल सकता था कि नहीं भैया केवल 80% ही ख़त्म हुआ है, उसके ज़रिए भी ढूंढ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम क्या मान रहे हैं? पूरी तरह से ख़त्म हुआ। तो जब ये 7 मोल पूरा ख़त्म हुआ तो ये कितना बनेगा? 3.5 बनेगा। बोलो है ना। ये तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है ना भाई। इसका पता लगा रहे 1, इससे पता लगा रहे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, ये भी 1/2 इंटू 7.5। वैसे भी इन दोनों का मोलर रेशियो क्या है? 1:1। 1:1 का मतलब जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। अरे बोलो हाँ है ना, दोनों के मोल्स हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो हाफ ऑफ क्या करना है जी? 7 मोल। इधर भी हाफ ऑफ क्या करना है जी? 7 मोल। बोले तो ये कितना बना है? 3.5 मोल। ये वाला भी कितना बना है? 3.5। जिसके नीचे लिख रहा हूँ मैं उसी की बात चल रही है। बोलो अरे वासम। अब कोई कह रहा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना, कितना बना था? तो सर आपने 3.5 मोल बनाए हैं। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, 22 154, 154 ग्राम इसका आंसर है। बोलो हाँ यार, बात समझ गया क्या? नेक्स्ट अगर कोई पूछ रहा है मास ऑफ कार्बन निकालो, क्या निकालो? मास ऑफ कार्बन। भाई कितना बना है? वो भी 3.5। मल्टीप्लाई कैसे कर दूँ? 12 से। 12 यही 36 और 6 कितना? 36 6 42, सही है। 3.5 मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है, बाकी तुम बताओ, है ना? आ रहा है क्या समझ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ भी फॉलो हुआ है। 7 × 28 निकालो, इन दोनों को जोड़ो, सेम आने वाला है। नहीं समझे? बात क्लियर है यहाँ पर? अगर ये सवाल में पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने बने हैं रिएक्शन के एंड में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, अरे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं? 3.5। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एवोगाड्रो नंबर से। ये इसका फाइनल आंसर है। बोलो हाँ कि ना? क्या स्टोइकियोमेट्री टफ है? इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट वाली फीलिंग आ रही है? सीधी सी बात है। हाँ जी। अब अभी तो सवाल में मैं क्या दे रहा था? नंबर ऑफ मोल्स। अब सवाल में आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दूंगा मैं। आ रही बात सुन? हाँ, हो सकता है मैं मास वगैरह देने लगूँ या वॉल्यूम वगैरह देने लगूँ, ज़रा देखेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में पहले मैं सब कुछ सिखा लूँ, उसके बाद मैं सवाल देता ही हूँ, तुम जानते ही हो। पहले मेरे तरीके से सीख लो चीज़ों को। अब मान लो अपने पास है H2 गैस, ठीक है जी, और क्या है? O2 गैस, और ये कंबाइन करके क्या बना रहे? H2O गैस ही बना रहे हो। चलो स्टीम ही बना रहे। रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया तुम्हारे लिए, तुम चेक कर लो। बैलेंस है क्या? ये किस रेशियो में रिएक्शन हो रही है? बोलिए। 2:1:2। मतलब जितना ये घटेगा उतना ये बनेगा, जितना ये घटेगा उसका आधा ये घटेगा। कुछ बात समझ आ रही है? ऐसे ही बात करोगे सीख जाओगे। बोलो अरे बात समझ। इसका आप जितना लाएंगे उसका आधा इसका चाहिए होगा, ज़्यादा देंगे तो आधा ही लेके जाएगा, सीधी सी बात है। आप ज़्यादा तो आपकी मर्जी है, लेकिन चाहिए कितना था उसको? जितना ये जाएगा उसका आधा चाहिए था। यही मैं समझाने जा रहा हूँ। आगे लिमिटिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन समझ के चलेंगे अभी, ठीक है? अभी तो मैं सिंगल रिएक्टेंट की ही कहानी बता रहा हूँ, कल को मैं दोनों रिएक्टेंट एक साथ भी दे सकता हूँ।
फिलहाल आप समझिए, सवाल ये था कि अगर मैंने इसके शुरुआत में फॉर एग्जांपल 8 मोल लिए हैं तो भाई इसका कितना चाहिए था, बोलो 4 मोल। मान लो आपने 4 ही मोल दिया, इसने मांगा कितना है, 4 ही। इसने कहा कि जब भी हमें रिएक्ट करना है किस रेशियो में रिएक्ट करना है, 2:1 में, तो तुम इसका 8 लाओगे तो इसका कितना लाना है, 4 मोल। तो 8 मोल हाइड्रोजन लो, 4 मोल ऑक्सीजन लो, दोनों को डब्बे में बंद करो, एक्सप्लोड करा दो। एक्सप्लोजन के बाद कुछ समय के बाद पानी वहाँ पर बनेगा, यहाँ स्टीम बनेगा इस रिएक्शन के हिसाब से। क्या ये 8 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यस सर, पूरी तरह से ही खत्म होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये 8 मोल खत्म हो गया, ठीक है। जब ये 8 मोल जाएगा तो इसका कितना जाएगा, 8 मोल का आधा मतलब 4 चला जाएगा, अरे बोलो हाँ कि ना। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने पता लगा लिया कि इसका 4 ही मोल चाहिए था, ये तो पता लगा ही लिया ना। सवाल बस इतना था, सवाल बस ये था, 8 मोल हाइड्रोजन लिया, बताओ कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, बताओ कितना मोल H2O बना, ये सवाल था। अरे तो हम पढ़े लिखे लोग हो गए, अब तो 2 को 1 चाहिए तो 8 को कितना चाहिए होगा, 4 मोल, ये बताए। अब जिसने जिस रेशियो की डिमांड करी उसी रेशियो में तुमने उनको रिएक्ट किया, तब तो दोनों में से कोई नहीं बचता, दोनों में से। इसने कहा 2 और 1 लाओगे तो हम दोनों मरेंगे साथ साथ और बनाएंगे स्टीम। आपने अभी भी किस रेशियो में रिएक्ट किया, 2:1 में, ना तो ये बचेगा ना तो ये बचेगा, दोनों साथ साथ मरेंगे। बोलो बात समझ आ गई क्या। अब प्रोडक्ट कितना बन गया है, तो 2 से 2 बनता है तो 8 से 8। अगर ये सारा डेटा सही लिखा हुआ है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज़रूर फॉलो हुआ होगा। वेरीफाई करते हैं। 8 मोल हाइड्रोजन का मास बता दो, 8 दूना 16 ग्राम, बोलो। 4 मोल ऑक्सीजन का मास बताओ, 4 × 32 96 ग्राम। पढ़े लिखे लोगों को समझ रहोगे, बोलो है कि नहीं। 32 का 4 गुना गलत कर दिया मैंने, 32 का 4 गुना बोलो 128, बोलो आ रही बात सब सही है ना। अब इसका बताना, 8 मोल पानी का मास, 8 × 18, 18 का 8 गुना कर दो, 144 होता है क्या, अरे हाँ या ना। ये दोनों भी 144 हैं क्या, तो वेरीफाई तो हो ही गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हो गई होगा, बोलो आ रही बात सब। तो जब तुमने 16 ग्राम हाइड्रोजन लिया होता और 128 ग्राम ऑक्सीजन दिया होता, कुछ समय के बाद मुझे एग्जैक्टली 144 ग्राम H2O मिलेगा, स्टीम मिलेगा। तुम हो सकता है तुम ज़्यादा भी दे दो, फॉर एग्जाम्पल तुमने 130 ग्राम दे दिया, कितना, ये 16 को कितना दिया तुमने 130, क्या 16 130 मांग रहा है ना, 16 कितना मांग रहा है तो 2 फालतू था, 2 फालतू में बचा रह जाएगा बाद में। इस तरह के टॉपिक पे बाद में चलेंगे, फिलहाल मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि सिंपल तरीके से स्टोइकोमेट्री को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को टीचर कुछ ऐसे भी पढ़ाते हैं, मैं बता दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। अब देखो, अभी तो मैं मिक्स टाइप के सवाल दे रहा हूँ जिसमें सिंगल रिएक्टेंट भी और डबल रिएक्टेंट भी है, आ रही बात समझ। अब जैसे मान लो मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट, है ना, सिंगल रिएक्टेंट पे आ जाओ, सही है। सबसे पहले ये बता दो रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। यहाँ 3 वहाँ 2, ऑड इवन को ऑड वाले को ऑड इवन बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 हो जाएगा, बैलेंस कर दिया मैंने, बोलो हाँ या ना। अब इसका अगर मैंने शुरू में, ये सॉलिड है ध्यान रख लेना, अगर इसका मैंने शुरू में 5 मोल लिया है टाइम 0 पर, तो बता दो ये बचेगा या, मतलब एक ही रिएक्टेंट है तो ये खत्म हो ही जाएगा। 2 रिएक्टेंट वालों में संभावना है कि एक बच जाए या दोनों साथ में खत्म हो जाए। खालिद बात समझ रहे हो तुम, नींद में क्यों हो, ध्यान दो। 5 मोल, ये 5 मोल खत्म, ये 5 मोल खत्म, शुरू में ये नहीं था, शुरू में ये नहीं था। अब इसके 2 से 2 बनता है तो 5 से, वही मेरा मेथड लगाओ, 2/2 × 5, और ये 3/2 × 5। नहीं आया समझ, एक बार और लिख देते हैं, है ना, हमारे कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समझ आया क्या हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग, जल्दी बताइए। तो ये कितने मोल्स के बराबर, 5 मोल KCl, और ये 7.5 मोल ऑक्सीजन। मास वगैरह भी निकाल के वेरीफाई करोगे बिल्कुल सेम आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आने लगी, क्या इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। स्टोइकोमेट्री का बेसिक मतलब समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने ओजोन लिया, इसको डिकम्पोज करा दिया, किस में, O2 में, सही है। टाइम 0 पर, मतलब शुरुआत में जानकारी दी गई है ओजोन की। इसका कहा कि मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल 9 लीटर्स लिया था, कितने लीटर्स लिए थे, इफ 9 लीटर ऑफ ओजोन was decomposed according to this reaction, then find out the final volume of oxygen at the end of the reaction। क्या आएगा, 9 लीटर ओजोन खत्म हो जाए तो कितना लीटर ऑक्सीजन बनेगा, 6 लीटर, कितने, 6 लीटर, 6 लीटर, और कोई 6 लीटर, भाई नहीं आ रहा समझ, 6 लीटर। सबसे पहला काम क्या है, वही बिना किए हुए, सब 9 से 9 बना रहे गधो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, बैलेंस हो गया, बोलो हाँ है ना, बैलेंस हो गया जी। अब ये 9 लीटर से शुरू में तो कुछ नहीं बना, बाद में जब ये 9 लीटर खत्म हुआ, मर गया,
तो जिसका पता लगाना है कोएफिशिएंट कर दो ऊपर, जिससे पता लगाना है कोएफिशिएंट नीचे, इनटू 9 लीटर। ये करने में कितना टाइम लग रहा है भैया आपको? 2 से क्या कुछ गलत है? 3/2 यही है ना, 27/2, 27/2 कितना लीटर आ गया? ये 6 लीटर वाले कौन कौन बैठे हैं भाई? 6 लीटर वालों 13.5 लीटर बन सकता था और 6 लीटर बना रहे हैं आप लोग। सही है बताइए, हाँ कि ना? गलत है कि सही है? भाई जिसका पता लगाना कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता लगाना कोएफिशिएंट नीचे और मल्टीप्लाई, 9 कटेगा नहीं इसमें। बोलो हमारी बात, 27/2 हो गया ना ये, तो 27/2 कितना होगा? 13.5। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आसान सवाल गलत नहीं करते हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है जिसमें HI जो है डिकम्पोज कर रहा है, किसमें? S2 में और I2 में। बोलो है कि नहीं? अब इसका अगर मान लीजिए मैंने कितने मोल्स कह दिए हैं, इसके अगर हमने 3 मोल लिए थे, तो शुरू में तो ये नहीं था, ये जब 3 मोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? कितना? 1.5 मोल। रिएक्शन बैलेंस कर लिया आप लोगों ने, यहाँ बस 2 लिखिए सर। तो टाइम 0 पर ये 3 मोल था और टाइम T इन्फिनिटी पे ये ख़त्म हुआ। जब इसका 3 मोल चला जाएगा तो इसका मात्र 1.5 मोल बनेगा, है ना? 1/2, समझ आया? 1/2 टाइम्स ऑफ 3, 1/2 टाइम्स ऑफ 3। मोल है कि नहीं? ये 1.5 मोल बना होगा और ये भी 1.5 मोल बना होगा। दोनों के मोल्स बराबर बनेंगे क्योंकि इनका रेशो 1:1 है, तो 1.5 मोल दोनों बन गया जी। बोलो बात समझ आ रही है? इनके 1.5 मोल का मास भी निकाल सकते हो, इसका भी मास निकाल सकते हो। अब तो समझ आने लगा होगा बिल्कुल। ठीक है जी, हाँ सर। एक और देखते हैं डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास, ठीक है ना, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन की हीटिंग सब लोग जानते हैं। लाइमस्टोन किसको कहते हैं जी? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आपने हीट कर दिया, ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बोलो आ रही बात समझ? अब इसमें अगर मैंने इसका, अब मास के टर्म में दे रहा हूँ, ज़रा समझना। अच्छा वैसे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है? 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। बोलो हाँ या ना? तो 100 होता है इसका मोलर मास। और मोलर मास कितने मोल का मास है? 1 मोल का मास मोलर मास होता है। बोलो आ रही बात समझ? मैंने इसका 250 ग्राम लिया है जी। कितने ग्राम? 250 ग्राम से ये कितना बना है, ये कितना बना है बताइए? मास बताना है, मास बताना है, जल्दी जल्दी। मास बताएंगे। एक 140 और 110। ठीक है, आज तो एफर्ट लगा रहे हो तुम। सबको करने दो। हो गया? ठीक है, करें सॉल्व। सबसे पहला काम क्या होगा? 250 ग्राम को पहले किस में बदलूँ मैं? मोल्स में। गिवन मास को किससे डिवाइड कर दिया जाए? मोलर मास से। सबको पता होना चाहिए कि अगर मास दिया तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा? मोलर मास से डिवाइड करना होगा। तो 250 को 100 से डिवाइड कर दिया, कितने मोल्स के बराबर है ये? अरे 250 को 100 से डिवाइड किया, मोलर मास से डिवाइड किया, 2.5 मोल। अभी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं पहले ये तो बताओ। बैलेंस है, तो ये जब 2.5 मोल खत्म होगा तो इसका भी कितना बनेगा जी? और इसका भी कितना बनेगा? 2.5 मोल ही तो बनेगा। बोलो आ रही बात समझ? तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी तो इसके 2.5 से इसका भी 2.5 बना होगा। सही है। अब मुझे क्या क्या बताना था? मास बताना था। मास किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो 2.5 मोल का मास निकालना भैया। 2.5 × 56 कर दो। 56 क्या है इसका? मोलर मास। तो मास से मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2.5 × 56 करोगे तो कितना आ जाएगा? 140। बोलो हाँ है ना? 140। ठीक है जी। अब मास किसका निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का 2.5 मोल बना है, मल्टीप्लाई 44 से, ये 110 ग्राम। वैसे इसके लिए अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर 140 ये बना और 250 ये है तो 110 ही अगला रहोगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो आ रही बात समझ? ये 250 था और एक का ढूंढ लिया मैंने 140 है, तो वो कितना रहोगा? 250 माइनस 140। बोलो हाँ है ना? अच्छा, अगर इसमें पूछेगा कि वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, अरे तो भैया मोल्स कितने हैं? 2.5 मोल। 2.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं?
22.4 लीटर से 2.5 गुना 22.4 लीटर 56 लीटर। जो जो पूछेगा वो सब बताया जा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो स्टोइकियोमेट्री मैं मानता हूँ शुरू में तो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मूल कॉन्सेप्ट ही होते हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर लगाए जाते हैं। बोलो ठीक है, फोटो लेंगे, आगे चढ़ेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अब थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लेवल लेवल सबको सिखाई दिया है इसमें। सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम सबको आता ही होगा, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोरेट लिया गया, इसको हीट किया गया। हीट करने पर कई बार आपको प्रोडक्ट खुद भी पता लगाना पड़ सकता है। बोलो आरी भाषा, कई बार ये पता होता है, वरना जैसे जैसे बंदा ना ड्रॉप का पूरा 1 साल बिताता है, इनऑर्गेनिक के भी कई रिएक्शंस उसको याद हो जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स याद हो जाते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया गया, लेड एजाइड को हीट किया गया है, आरी भाषा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे अपने आप प्रोडक्ट का पता होता है, क्योंकि कई बार वो रिएक्शन नहीं लिखता है, वो खुद कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ द गैस इज फॉर्म्ड व्हेन दिस इज हीटेड। अरे तो भाई आगे कौन कौन सी गैस लिबरेट हुई तुम्हें देखना आना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे सवाल जो होते हैं मल्टी चैप्टर के होते हैं, एक सिंगल चैप्टर से बनता ही नहीं है। कई बार आप स्टोइकियोमेट्री के कहीं के डीपीपी करें, किसी मॉड्यूल से करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें, तो वहाँ ऐसे सवाल दिख जाएंगे। फिर आपको सर इसका मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका यही प्रोडक्ट है? भैया पढ़ के पता चलेगा, 1 साल बिताने से पता चलेगा, ढंग से 1 साल बिताने से पता चलेगा, ठीक है ना। तो पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट कर दिया है और मास दिया हुआ है इसका, मान लो 245 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 245। तो अब 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया गया। कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ गैस लिबरेटेड। अब ये गैस कौन सी आपको पता होनी चाहिए। एंड दूसरा कह रहा है मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट, मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट। रेसिड्यू वर्ड समझते हैं हम लोग, रेसिड्यू मतलब जो रह जाए, बोलो आ रहे जो बचा हुआ रह गया होगा। तो अगर कभी प्रोडक्ट में एक सॉलिड है और एक गैस है, गैस भाग जाएगी। गैस कंटेनर को अगर कंटेनर खुला हुआ है तो गैस तो अपने आप एस्केप आउट कर जाएगी, रह क्या जाएगा? सॉलिड। सॉलिड नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, उसका ही मास बताना है, वो रेसिड्यू कहलाएगा। चलिए करके दिखाएंगे आप लोग। Calculate the mass of residue left when 200 grams of limestone is heated. Next है, हाँ जी सर, 247 लिखूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। तुम्हारा मोलर मास गलत निकल के आ रहा है। 122.5 इसका मोलर मास होता है भाई। कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू, द मास ऑफ रेसिड्यू है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट व्हेन 200 grams of 80% limestone is heated. काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑब्टेन्ड एट एसटीपी कंडीशन व्हेन 1 mole of lead nitrate is heated। 1 मोल लेड नाइट्रेट को हीट किया गया है, तो आपको बताना है कि एसटीपी कंडीशन पे जो टोटल वॉल्यूम गैस की लिबरेट हुई होगी वो कितनी है। अब आप समझ सकते हो कि ये सवाल है तो मूल के, पर बंदा क्यों फंस जाएगा? रिएक्शन नहीं जान रहा है, वो रिएक्शन नहीं जान रहा, और वो देगा भी नहीं भाई, क्योंकि आपने 1 साल के अंदर 11वीं 12वीं बिल्कुल ढंग से करी। अगर नीट के लिए अपीयर होने जा रहे हो तो इतना पता होता है। हाँ ये मैं मान सकता हूँ 11वीं के बच्चों के लिए ये सवाल डरावने हैं, और वो बेचारे 11वीं के बच्चे कैसे सोचते हो तुम भी जान रहे हो कि सर लग रहा है ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है। जाहिर सी बात है, बच्चा ऐसे ही सोचता है 11वीं का, उसको सब्र रखना पड़ेगा। तो इसलिए कई जगह टीचर्स अच्छे लेवल के सवाल शुरू में नहीं कराते हैं। ये सब कुछ बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स पर है ना। हीटिंग इफेक्ट नाम का एक इनऑर्गेनिक का पूरा एक टॉपिक ही होता है, अलग अलग कंपाउंड को हीट करने पर क्या क्या बनता है बोल के। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी of gas liberated by heating 3 moles of
लेड अजाइड, लेड अजाइड, लेड अजाइड को हीट किया गया है तो आपको पता है ना जो गैस लिबरेट हुई उसका टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है। सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने दिए बोर्ड पर सिंगल रिएक्टेंट वाले करें। बहुत टाइम हो गया ना, अब तो आने लगा होगा समझ, ठीक है ना, जिन्होंने ट्राई करना था कर लिया। पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर क्या बनता है, केसीएल सॉलिड और ऑक्सीजन गैस, बोलो हाँ है ना। इसको मैंने हीट कर दिया। रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। मैंने कहा कि जब भी ऑड और इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दिखे इवन बना लो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो बेसिकली इनका रेशियो क्या है 2:2:3। अब ये 245 ग्राम एक्चुअली कितने मोल्स के बराबर है, क्या ये 2 मोल्स के बराबर है? हाँ, चाहो तो रफ में काम कर सकते हो, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास इसका 122.5 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 ये कितना आ रहा है जी, 2 मोल के बराबर आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड आ गया आपका। अब हमारे पास अगर ये 2 मोल है तो ये कितना बना होगा सर, 2 से 2 बनता है तो 2 ही बना होगा, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये 2 मोल बनेगा। इसका 2 से कितना बनता है 3, और हमने भी 2 ही मोल लिया है तो ये कितना बनेगा 3 मोल बन जाएगा, बोलो हमारी बात में। तो फाइनल कॉम्पोजिशन तो मुझे मिल गया है कि रिएक्शन के एंड में जब ये 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो 2 मोल KCl बचेगा जो कि सॉलिड है, और 3 मोल ऑक्सीजन, ये गैस होने की वजह से अगर कंटेनर ओपन है तो ये बाहर निकल जाएगा, एस्केप आउट कर जाएगा। क्या इसकी वजह से मास में लॉस आता है? हाँ सर, मास में लॉस आएगा। कई बार ऐसे पूछ देगा कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन मास, कैलकुलेट द, पूछने का ढंग बदल जाएगा भाई। तो परसेंटेज लॉस का मतलब कितना मास लॉस हुआ, कितना इनिशियली आपने लिया था इंटू 100, तो मास कितना लॉस हुआ है, 3 मोल ऑक्सीजन का मास लॉस हो गया, 32 इंटू 3 96 ग्राम, था कितना 245। अरे कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल, सवाल पूछने वाले स्टोइकियोमेट्री में कई तरह की भाषाएं डाल करके कईयों को खराब मतलब टफ फील करा देते हैं पेपर को। अब इसमें बताओ वॉल्यूम एट एसटीपी 3 मोल, 3 मोल का कितना 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ रही है, किस किस का ये आंसर है बताना, ठीक है। अरे कुछ ही बच्चों का क्या गलत है ना, मतलब 22.4 का 3 गुना करना है। 3 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी तो निकाल लेती हो, तो फिर 61 कैसे आ गया, किससे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया 22.4 को? मैंने 22.4 को यही आ रहा था मेरा 24.40, आपने 2 मोल लिखा, 2 ही मोल तो है वो, मोलर मास तुमने गलत निकाला है ना। मोलर मास कितना लिया KClO3 का? 122.5 आ रहा है, ठीक है। खैर मास ऑफ रेसिड्यू कितने मोल KCl रह गए, 2 मोल, 2 मोल KCl का मास निकालना है, तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ KCl। अच्छा KCl का मोलर मास कितना है 78.5 है क्या, 35.5 और 39 74.5 74.5 है, नहीं कितना हो गया ये, 2 चौके 8 2 7 14 149 हो गया ये, बोलो है कि नहीं, बताओ यही आया क्या सबका? अगर इसमें होता कि परसेंटेज लॉस इन मास जो मैंने बोला है कि जब इतने ग्राम KClO3 को हीट किया गया है तो मास का जो लॉस हुआ उसका परसेंटेज बता दो। तो परसेंटेज लॉस इन मास का मतलब मास लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल मास, बोलो हाँ या ना, इंटू क्या 100। अरे मास लॉस किसकी वजह से है, ऑक्सीजन। अब 3 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 3 इंटू 32 ग्राम, 3 इंटू 32 ग्राम कितना हो जाता है 96 ग्राम, तो 96 ग्राम का तो ये हो गया जी 96, और कितना हमने लिया था 245 इंटू कितना करना है 100 से, कितना परसेंट आ गया जल्दी बोलो, कितना 39.18। बैच में हो तो कोई बच्चा तो ऐसा चाहिए ना जो जल्दी कैलकुलेट करके बैठा हुआ हो। आ रही बात 39.18%। लॉजिक समझ आने लगा सवाल पूछने का ढंग। अगला सवाल किया आप लोगों ने, इस बार क्या कह रहा है, लाइमस्टोन लिया गया और हीट किया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया बेसिकली, इसको मैंने हीट कर दिया, क्या बना होगा CO सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, साथ में क्या बना होगा CO2 गैस। ये सब लोग जानते हैं, ये सबका फेवरेट रिएक्शन है ये। वैसे 200 ग्राम लाइमस्टोन मतलब 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल्स के बराबर है, अरे सीधी बात है 2 मोल के बराबर है। जिसने मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत ढंग का कमांड किया है उसको यहाँ टाइम नहीं लगेगा। क्या अब भी वही वक्त है कि 200 गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास में मोलर मास कर रहे हो और मोलर मास निकालने में समय बर्बाद कर रहे हो? तो यार पर क्वेश्चन आप 30 सेकंड का या 40 सेकंड का टारगेट बना रहे हो तो नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ, इसमें टाइम तभी बचाया जा सकता है जब स्पीड बढ़ाई जा सके। बोलो आ रही बात समझ। 2 मोल है, अब ये 2 मोल पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी मैं सवाल बदलूंगा अभी आगे, ये 2 मोल पूरी तरह से खत्म नहीं कराऊंगा, वो भी देख लेना आप लोग। तो ये 2 मोल ठीक है जी। अब इसके 2 मोल के खत्म होने से ये भी कितना बनेगा और ये भी कितना बनेगा, 1:1:1 का क्वेश्चन है, 1:1:1 है। अब पूछा क्या क्या गया है, मास ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड,
तो 2 मोल का मास निकालना है। मास ऑफ रेसिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 56 इसका मोलर मास है। अब इसको भी है ना, वीडियो में भी देखने वाले बच्चे, अगर आप मोलर मास नहीं जान रहे तो भाई मत देखो, मोलर मास वाले वीडियो को देखो, है ना। इधर चलते हैं आगे। कैलकुलेट द मास ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट व्हेन 200 ग्राम्स ऑफ 80% प्योर। अब ये एक बढ़िया और सवाल हो गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने ज़रूर देखोगे, पहले नहीं देखे हैं, गलत जगह पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस बात को समझो। 200 ग्राम, क्या 200 ग्राम, 200 ग्राम लाइमस्टोन है। क्या ये प्योर है? क्या ये प्योर है? हाँ, नहीं, प्योर नहीं है। 200 ग्राम पूरा प्योर नहीं। यहाँ पर मैंने प्योरिटी की कोई बात, मतलब हम मानेंगे 200 के 200 ग्राम केवल लाइमस्टोन है, पूरा 200 ग्राम लाइमस्टोन है, कुछ और नहीं है उसके साथ मिक्स किया हुआ। लाइमस्टोन इज बेसिकली एन ओर ना, और ओर जब निकाली जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर से तो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी आती हैं। बोलो हमारे पास में। तो इस बार जो आपने लाइमस्टोन निकाला वो कितना % प्योर पाया गया? 80% ही प्योर है। अगर ये 80% प्योर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो टोटल मास का सिर्फ 80% ही लाइमस्टोन था, बाकी सब इम्प्योरिटीज़ हैं। तो अब 200 ग्राम से एनालाइज करने वाले बच्चे बेवकूफ़ हैं। 200 ग्राम आपका लाइमस्टोन था ही नहीं, उसका 80% ही केवल लाइमस्टोन है। मतलब 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, मैं दोनों तरीका बताऊंगा अभी। पहले तो है ना 200 ग्राम, इस सवाल को मैं इधर करूं क्या मिटा करके, क्योंकि मुझे दोनों मेथड आपको समझाने हैं, जो आसान लगे वो अप्लाई कीजिएगा। पेज नंबर 4 है ये, तो बस ठीक है, बन जाएगा सवाल दोबारा, ठीक है ना। इस वाले में देखना, ठीक है, वीडियो रिवर्स करके देख लो क्या था। लाइव में कैसे जाओ, बात को समझो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है इम्प्योर की बात करें हम, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी दी गई है? 80%, जिसका मतलब हो गया कि मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकाली जाए तो ये 80% ऑफ 200 ग्राम्स है, जिसका मतलब हो गया 160 ग्राम। तो 160 ग्राम से ही एनालिसिस करनी चाहिए, 200 ग्राम से एनालिसिस। अच्छा, तो ये कितने मोल्स हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट गिवन मास बाई लगा दिया, कितना आ गया ये? 1.6 मोल। बोलो आज बस। देखो इसमें भी हमने अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया है। पूछो कैसे? सर इसी को मैं प्योर मानता फॉर एग्जांपल तो ये 2 मोल आता, इसी को प्योर मान लेते तो, लेकिन प्योर कितना है? 80%। 2 मोल का 80% 1.6 ही आ जाता है। और अपने को मोल्स से ही एनालाइज करना है तो ऐसे भी काम कर सकते थे। दूसरी बात, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि इसमें से, है ना, आप अगर एनालिसिस करने जा रहे हो तो कितने मोल से करने जा रहे हो? आप करने जा रहे हो 160 ग्राम से एनालिसिस, या आप कह लीजिए हम 1.6 मोल से एनालिसिस करेंगे। तो जब ये 1.6 मोल ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से तो इनका कितना बनेगा? 1.6 ही मोल बनेगा, और इनका भी 1.6 ही मोल बनेगा। बोलो आ रही बात समझ? हाँ या ना? अब उसने पूछा क्या है? रेसिड्यू का मास बता देना, ठीक है जी। 1.6 मोल का मास बताओ। तो मास ऑफ 1.6 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, तो 1.6 को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास 56 है, 56 का 16 गुना कितना? 89.6 ग्राम। बोलो यही आंसर है क्या? अच्छा मैं बता रहा हूँ एक काम और किया जा सकता था जो मैं सबसे बता रहा हूँ। एक तो ये मेथड है, ऐसे भी कर सकते थे, आप सीधे मोल एनालिसिस कर सकते थे, लेकिन जो मुझे एक और थोड़ा आसान मेथड लगता है वो ये है कि मान लीजिए 200 ग्राम से मैंने एनालाइज कर दिया, मुझसे गलती हो गई भैया, मैंने सवाल नहीं पढ़ा। 200 ग्राम को मैं प्योर मान के एनालाइज करता हूँ, तो 200 ग्राम का मतलब 2 मोल, इसके 2 मोल से ये बनेगा 2 मोल, ये भी बनेगा 2 मोल। तो ये गलती हो गई कि इसको 2 मोल मैंने मान लिया, पर परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी? तो लास्ट में तो 2 मोल का 80% निकाल के टिक कर दे। पूरी एनालिसिस कर ले प्योर मानते हुए, पूरी एनालिसिस प्योर मानते हुए कर दो, पूरी एनालिसिस प्योर मानते हुए कि भैया वो 2 मोल था, ठीक है, ये भी 2 मोल बना हुआ, ये भी 2। बाद में सेंटेंस पड़ा यार 80% प्योर था, तो 2 मोल का 80% ही बनना चाहिए, तो 2 मोल का 80% बनाएंगे। 2 मोल का 80% 1.6 मोल 1.6 मोल बनाएंगे। बोलो आ रही बस में? ये भी तरीका हो सकता है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अच्छा परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? नोट करके लिखेंगे, क्योंकि कल को ना परसेंटेज प्योरिटी वाले भी क्वेश्चन आते हैं। वो खुद कहता है बता परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी, अगर इतने को हीट करके इतना ही मिला, इतने को हीट करके, मेरी बात को समझना, ज़्यादा लिया बना कम, जितना बनना तो उतना नहीं बना, उससे कम, इसका मतलब वो 100% प्योर नहीं। नहीं समझा मेरी बात को? जैसे 200 ग्राम तुमने लिया, अरे तो 200 ग्राम से एक्चुअली अगर वो पूरा प्योर होता तो ये 2 मोल बनना चाहिए था, मतलब 112 ग्राम बनना चाहिए था। बना कितना? बना कितना? 89.6। जितना बनना तो उससे कम बना, तो बना 89.6। तो 2 तरीके हैं परसेंट प्योरिटी निकालने के। बना है 89.6, डिवाइड करके बनना कितना था,
89.6 बाई 112 इंटू 100, ये भी कैलकुलेटर पे चेक कर लो, आ रहा होगा कितना, 80%। 89.6 बाई 112 चेक करो, 0.8 है क्या? 89.6 बाई 112 आ गया 0.8। मैं तरीका क्या सिखा रहा हूँ, परसेंट प्योरिटी वाला सवाल आया तो कैसे डील किया जाए, उल्टा सवाल आया तो कैसे किया जाए। तो उल्टा सवाल आ गया तो भैया कितना देखा गया बना हुआ, कितना होना चाहिए था का रेशियो इंटू 100। नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो परसेंट प्योरिटी का मतलब हो गया है ना कि मोल्स एक्चुअल कितने मोल्स अपॉन मोल्स थेरेटिकल होने कितने चाहिए थे। जैसे 200 ग्राम मतलब 2 मोल से होने चाहिए थे 2 ही मोल, एक्चुअली में कितने हैं 1.6 बाई 2 इंटू 100 आ गया। ऐसे भी मैं तो कह रहा हूँ तो मोल से एनालाइज कर लो ना, परसेंट प्योरिटी चाहे मोल से निकालो चाहे मास से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। मैं कह रहा हूँ मोल से एनालिसिस करना ज़्यादा आसान है। आपको 2 चीज़ें चाहिए कि बनना कितना था और बना कितना है इससे। और कई टीचर ऐसे भी करते हैं कि इसका मोल दिया ना तो इसके मोल से इसी की जानकारी निकाल ली जाती है। सवाल क्या है, जब मैंने तुमसे सवाल दे रहा हूँ मैं, जब मैंने 500 ग्राम लाइमस्टोन लिया तो इसका 3 मोल खाली बना था, इसका मैंने 500 ग्राम लिया तो 3, अब 3 मोल का जो भी मास होगा वो दे देगा बोल के। तो 500 ग्राम का मतलब 5 मोल लिया, बनना था 5 ही मोल, बना है 3 मोल, 3 बाई 5 इंटू 100 खत्म, 60%। सवाल को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मास देगा और बनेगा कम, तभी तो हम कहेंगे कि कुछ 100% प्योर नहीं, उससे कम ही प्योर है। नहीं समझे है ना? तो इसका 500 ग्राम लेकर के इसका मास देगा। अब तो मैं ये सोच रहा था यार ये 500 अगर प्योर होता तो बनता कितना है ना, तो जितना बनना चाहिए था उतना तो नहीं बना, तो उनका रेशियो लेके 100। या फिर दूसरा, ये जितना बन गया, जितना बताया गया, जितना बन गया उसको मोल्स में बदल लो, कितना ही मोल बना है, और ये था कितना 5 मोल, प्योर होता तो 5 मोल। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? रेशियो लेकर के फिर 100 से। अभी देता हूँ सवाल देता हूँ, अभी 10 जगह नहीं जाते, पहले कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। हाँ ये ध्यान रखेंगे, परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो जाएगा कि परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए मोल्स एक्चुअली में बना कितना एक्चुअल और थेरेटिकली बनना कितना चाहिए था इंटू 100। इधर आ जाओ, इस सवाल को पहले कर ले। अब इस वाले को क्या कह रहा है, लेड एजाइड। अब भाई लेड एजाइड का फॉर्मूला ही नहीं बना पा रहे हमारे बच्चे। लेड क्या होता है Pb2 प्लस, एजाइड आयन क्या होता है N3 माइनस। ये ना पता होने का नुकसान होता है, PbN3 का होल ट्वाइस। अब चल तुम्हें पता भी चल गया लेड एजाइड है, तो अब क्या, अब इसको हीट करने पर क्या बनता है ये भी नहीं पता मुझे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप नंबर 15 निकालो और नाइट्रोजन गैस पढ़ो। नाइट्रोजन वहाँ पे बताएगा कि नाइट्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अगर बनाना है तो मेटल अजाइड्स की हीटिंग से बनता है। किसकी हीटिंग से बनता है? मेटल अजाइड। स्मार्ट बोर्ड पे मैं चाहूँ तो अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी देख लो लेड एजाइड की हीटिंग से क्या बनता है, प्योर नाइट्रोजन गैस। तो इसमें सीधे सीधे मेटल बन जाएगा PB सॉलिड और बन जाएगा नाइट्रोजन गैस, बस सीधी सी बात थी। बोलो अरे बस रिएक्शन को पहले बैलेंस किया जाए, 6 है यहाँ पर तो 3 आना चाहिए, बैलेंस हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, दिख रहा है सबको? ठीक है। अब इसका कितना मोल लिया गया सर इसका 3 मोल लिया गया, सब कुछ बैलेंस है ना जी। तो 1 से कितना बनेगा 3, तो 3 से कितना बनेगा 9, और ये कितना बना होगा, ये कितना बना होगा, ये तो 3 ही बना होगा, और ये कितना बना होगा 9 बना होगा। और हमसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ द गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, 9 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना बताएंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। 9 इंटू 22.4 लीटर मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 201.6 लीटर। सवाल समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक तो आपको यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ा दिया मैंने कि लेड अजाइड मेटल अजाइड्स की हीटिंग से प्योर नाइट्रोजन मिलता है। बोलो अरे बस है ना, सोडियम अजाइड लेड अजाइड इनकी हीटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो हमारा सवाल था, ये जिनको नहीं पता, ये लेड आयन हो गया, लेड सेकंड, और ये क्या है अजाइड आयन है। फॉर्मूला बनाने के लिए बच्चों आपको सभी का चार्ज पता होना ज़रूरी है, वरना दिक्कत आती है। ठीक है ना, एक दिन इस पर भी, इस बेसिक्स पे भी एक दिन क्लास लगा दूंगा। कई बच्चों के ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से हिले हुए। हाँ क्या सवाल था जो मैंने मिटा दिया गलती से? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय हीटिंग ऑफ 1 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला तुमने बना लिया, PbNO3 नालायकों NO3 होल ट्वाइस। बोलो आरी बस है ना, बताओ कौन सी गैस बनती है, बोलो।
देखो जिन्होंने गूगल कर दिया उनसे मैं बात नहीं करता, मैंने किया है। जिन्होंने भी किया, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। ये 10th का भी रिएक्शन मेरे ख्याल से, लेड नाइट्रेट की हीटिंग। बोलो हमारी बात समझ, PbO NO2 और O2 रिएक्शन बैलेंस कीजिए। कईयों ने ये ट्राई नहीं किया होगा, प्लीज़ आप ट्राई करें। अब तो बता दिया, साकिब आ रहा है समझ, घबरा तो नहीं रहे हो। स्टोइकियोमेट्री में पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा विचित्र है, बोलो हमारी बात समझ, पर इससे घबराओ नहीं। स्टोइकियोमेट्री में ऐसे पढ़ाता भाई। अभी एक और मेथड बताऊंगा जो बेसिकली टीचर्स जिसको फॉलो करते हैं ना, इतना -x, इतना -x, इतना -x, x ढूंढ पुट कर। याद आ रहा है क्या? ऐसा भी मेथड है, मैंने जो मुझसे पहले पढ़े वो जान रहे। दो 4 1 5 6, इसको आधा करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको या तो हाफ कर दो, बैलेंस हो जाएगा। इसको हाफ कर दोगे तब भी बैलेंस हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ आ गया? एक लेड है, ठीक है जी। कितने ऑक्सीजन है? 6, 6 में से 1। बोलो अरे अच्छा, नाइट्रोजन भी 2 हैं जी, इसको डबल करना होगा। 2 दूना 4, 1 5 2 6, 7 हो गए ना। 4 5 2 7 हो गए। और यहाँ कितने? 6। तो इसको हाफ कर सकते हो तुम, बताओ हाँ क्या ना? बैलेंस करना आ रहा है तो बताओ। या तो ऐसे ही जनरली हम नए सीखने वाले बच्चों को, जो 11वीं में अभी आए होंगे, गलती से इस वीडियो को देख रहे हो, पूरे को 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो पूरे को। अभी ये बैलेंस हो गया, कुछ समझ आया? या अभी भी डाउट है कि बैलेंस नहीं है? 2 नाइट्रोजन के लिए मुझे क्या करना था? 2 NO2 तो करना ही था। तो इससे क्या हो गया भैया? 4 1 5, और यहाँ कितने हैं? 6 5 हो गए। तो इसको एक ही बनाना है 2, आधा करना पड़ेगा। आगे समझ? या मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सिंपल रेशियो के लिए। 2 मोल्स ऑफ PB नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, है ना, 2 मोल्स ऑफ PbO सॉलिड प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस। यही रहेगा? बोलो हाँ है ना? अब देखिए क्या बताया गया, जल्दी बताएंगे। लेड नाइट्रेट कितना? 1 मोल, ठीक है जी। इसका 1 मोल लेंगे तो अब किस किस का बताना है? गैस का केवल बताना है। अच्छा एक बात बताओ, 2 मोल से टोटल 5 मोल गैस बन रही, सीधे बात कर ले भाई। टोटली वॉल्यूम पे तो काम करना है, मैं एक एक पे क्यों काम करूँ? तुम समझो मेरी बात को। 2 मोल से कितने मोल गैस बने? 1 मोल से 2.5 मोल। 2.5 मोल का ही तो आंसर आया तुम्हारा, 56 लीटर। तुम्हारा यही तो आंसर आएगा टोटल वॉल्यूम। अब तुम अलग इसका निकाल रहे हो, अलग इसका निकालो, लास्ट में जोड़ रहे हो, ये भी तो टाइम खराब करने वाली बात है। बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम? 2 मोल लेड नाइट्रेट भाई, 2 मोल लेड नाइट्रेट ने दिया, 5 मोल गैस, सीधी बात है कि नहीं जी? तो यानी कि 1 मोल लेड नाइट्रेट को हीट करने पर से मिलेगा 2.5 मोल टोटल गैस, है कि नहीं? बोलो भाई, वॉल्यूम एट STP निकालो, 2.5 को मल्टीप्लाई किससे? 22.4 लीटर से, कितना आ जाएगा ये? 56 लीटर। बोलो है कि नहीं? फोटो लो। हाँ जी, स्टोइकियोमेट्री सर समझ आने लगी है ना? अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसे मैं, अच्छा क्या बता रहे थे? परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन है ना जी? हाँ, रिवर्ट बैक करते हैं उस तरह के सवालों पर। जैसे ये सवाल आ गया कि ऑन हीटिंग 400 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन, अच्छा रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, अभी सुन के काम चला लोगे? चलो लो भाई। ऑन हीटिंग 400 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन, 112 ग्राम ऑफ, हाँ भाई कह दो इस वक्त तो हम लोग अवेलेबल नहीं है, बस लोकेशन पूछ लो, लोकेशन पूछ लो, कैसे को पूछ लो। ठीक, विजय भाई यहाँ क्या? विजय भाई यहाँ क्या? विजय भाई भिजवा दो एक बार, काउंटिंग करवा लेंगे बाइक पे पीछे बैठ के। अच्छा तो विजय भाई अपनी गाड़ी पर नहीं ले जाएंगे? अच्छा तो ये यही करवाना पड़ेगा ना, कम से कम वही देखेंगे काउंटिंग के लिए। ठीक है पूछ लो। हो गया जी? 50%? अच्छा इतना इजी सवाल बन गया। अब कितना हो गया? अब मतलब थोड़ा थोड़ा चमकने लगा, समझ आ रहा है सबको, है ना?
4 से 4 ही बनना था, 4 से बना 1 है, ऐसे ही देख लो ना, आगे ना 25। हाँ ठीक है, वही मैं भी कह रहा हूँ। ये कितना मोल है? अगर प्योर होता तो है भी नहीं, मुझे नहीं पता कितना मोल है, लेकिन इतना पता अगर ये प्योर होता तो 4 कहलाता, और इसके 4 से कैल्शियम ऑक्साइड 4 बना होता। 56 ग्राम बनने का मतलब 1 ही मोल बना। तो जितना पाया गया ऊपर रखो, जितना होना चाहिए था नीचे रखो, इंटू 100, खत्म। 25%, यही आंसर है। आने लगा होगा समझ, ठीक है। ये रिएक्शन है जी आपने, ठीक है ना, इसका कितना बना ये जानकारी दी गई, इसकी जानकारी दी गई कि ये बना है जी 56 ग्राम, मतलब ये बना है 1 मोल। बोलो आ रही बात समझ। तो बेसिकली इसका 1 मोल लाने के लिए कितना मोल होना चाहिए था? 1 ही मोल होना चाहिए था, और आपके पास कितना है? 4 मोल, यानी कि उस 4 में से खाली 1 ही मोल तो प्योर है, खाली 1 ही मोल प्योर है, मतलब 100 ही ग्राम प्योर है। 400 ग्राम में 300 ग्राम फालतू चीज़ें हैं, नहीं समझे? समझ पा रहे हो क्या? तो 100 ही ग्राम उसमें से काम की चीज़ है, 300 ग्राम बाकी इम्प्योरिटी है। तो मतलब परसेंट प्योरिटी कितना प्योर है? 100। कितना तुमने लिया? 400 इंटू 100। देख देख कैसे कैसे बता रहा हूँ, आंसर निकालने का तरीका सब सही है। बोलो हमारी बात। मैं तो कह रहा हूँ उस पूरे इम्प्योर को ही मोल मास से डिवाइड करके मोल्स में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिया गया था मुझे कितना? 400 ग्राम, मतलब मैंने ये देखा कि ये 4 मोल था, तो 4 से बनना 4 था, बना 1 है, तो इसलिए दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। परसेंट प्योरिटी 1/4 इंटू 100। बोलो हमारी बात समझ, ठीक है? मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा सबको। ये बताएंगे ज़रा। हो गया? बताइए। अब आपको लॉजिक मिलने लगोगे परसेंट प्योरिटी का खेल क्या है। 420 ग्राम कितने मोल के बराबर? 5 मोल। तो इसके 5 से बनना था 5 मोल, बना 2 मोल है, 2/5 इंटू 100, 40%। क्या यही आंसर है? यही चीज़ है भाई। बोलो आ रही बात, परसेंट प्योरिटी। कई बच्चे इस सवाल में, हर साल मेरे पास ड्रॉप में कोई ना कोई ऐसा बच्चा आता है सवाल लेकर के, फिर वो पूछने लगता है। तो इसका सबसे बढ़िया जो लॉजिक, आसान लॉजिक है, वो यही वाला है। बोलो आई बात समझ। MgCO3 सॉलिड, हीट करने पर क्या? MgO सॉलिड, और क्या? CO2 गैस। हमारे पास ये है 420 ग्राम, सही बात है। 420 ग्राम का मतलब ये हमारे पास है 5 मोल। तो इस थेरेटिकल वैल्यू से ये थेरेटिकली 5 मोल बनना चाहिए था, पर ये पाया कितना गया है? 44.8 लीटर एट STP। ये कंडीशन STP वाली है। बोलो आ रही बात। और 44.8 लीटर गैस बनने का मतलब कितने मोल सही है? 2 मोल है। तो परसेंट प्योरिटी इसके 2 मोल के लिए इसका भी 2 ही मोल होना चाहिए था, पर इम्प्योर वाले का कितना है? 5 मोल। तो परसेंट प्योरिटी मिल जाएगी यहाँ से कि इसमें एक्चुअली 5 मोल में से 2 ही मोल प्योर है, 5 तो टोटल था, इंटू 100। समझ आया? समझ आया? ठीक है, फोटो लेंगे। हाँ, इसे MgO से क्या मतलब है मुझे? इसके ज़रिए ही तो इसके बारे में पता लगाने के लिए डेटा दिया गया। अब ये एक्चुअली में कितना बना होगा? जितना ये बना उतना ही बना होगा। किसी एक की जानकारी तो देगा ना, जिससे ये तो पता चले कि उस इम्प्योर सैंपल में कितना प्योर था। तो ये 5 मोल इम्प्योर में एक्चुअली 2 ही मोल प्योर था। आ रहा है कुछ समझ? स्टोइकियोमेट्री सबको समझ आ रही जी? ठीक है।
ठीक है, प्लीज़ बात नहीं करो, ठीक है। अभी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम को तो मैंने पढ़ा ही दिया है बहुत सारे, अभी स्टोइकियोमेट्री में सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम हम समझ चुके हैं। अब आते हैं मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट और दोनों की जानकारी दी जा रही है, जैसे मान लो हमारे पास है H2 गैस और क्या है O2 गैस, 2H2 गैस, ऐसे दे रहा हूँ। ये मैं ऐसा केस ले रहा हूँ, पहले केस में मोस्टली मैंने बात करी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम पे ही, एक ही रिएक्टेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट में बदला, मतलब डिकम्पोजिशन टाइप के रिएक्शंस थे वो। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन टाइप के रिएक्शंस है बेसिकली। केस 2 है मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम है, और मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम में दोनों ही रिएक्टेंट की जानकारी एक साथ दे दी जाती है इस बारी। तो सबसे पहला काम तो है रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस करना। मैंने बैलेंस कर दिया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल ही हर एक बच्चे को समझ आएगा, देखना ज़रा। इसने कहा कि मैंने इसका 10 मोल लिया था और इसका 5 मोल लिया था, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन वैसे ही कराई गई जैसे होनी चाहिए थी, मतलब रिएक्शन इसी रेशियो में होनी चाहिए थी। ये बात से तो आप डिनाई नहीं करते होगे। इसके 2 को 1 चाहिए तो इसके 10 को 5 चाहिए भी था, आपने उसी तरह से रखा भी इनको। तो जब भी ऐसा हो जाए कि दोनों रिएक्टेंट के इनिशियल मोल का रेशियो उनके कोएफिशिएंट के ही रेशियो में है, तो दोनों ही रिएक्टेंट साथ साथ खत्म होते हैं, कोई नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता है। मतलब तुम जानते हो कि इसके 2 मोल को 1 मोल चाहिए तो 10 को कितना चाहिए था, हाँ सर, और आपने दिया भी कितना है 5 मोल, तो ये भी खत्म होगा और ये भी खत्म। जब भी ऐसा हो जाए कि दोनों रिएक्टेंट साथ साथ खत्म हुए हों, तो प्रोडक्ट के बारे में जिनसे पूछोगे दोनों एक ही आंसर देंगे। मैंने मान लो इससे पूछा तुम कितना बना के दोगे, ये कह रहा मैं 1 से 2 बना दूंगा, और हमने 5 मोल लिया था तो ये 10 मोल बनना चाहिए था। ऐसा किसने बोला, ऑक्सीजन। चल मैं हाइड्रोजन से भी बात करके देख लेता हूँ। इसने कहा मेरे 2 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, तो मेरे 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो मेरे 10 मोल से इसका 10 मोल। दोनों ने एक ही बात बोली कि नहीं? तो जब जब आप 2 रिएक्टेंट के इनिशियल मोल का रेशियो उतना ही रखोगे जितना कि इनके कोएफिशिएंट का ही रेशियो था, तब दोनों रिएक्टेंट साथ साथ खत्म होंगे। प्रोडक्ट की जानकारी किसी भी रिएक्टेंट से निकाली जा सकती है, आंसर सेम आएगा। बोलो बात समझ। इनमें से क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? नन ऑफ देम इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट शब्द तभी आएगा जब एक और प्रोडक्ट बना सकता था लेकिन दूसरे ने साथ छोड़ दिया। जाना और दूर तक था लेकिन 2 में से एक ने पहले ही साथ छोड़ दिया, तो वहाँ लिमिट कर दिया उसने। दिल कईयों के टूटे होंगे, ठीक है ना कि सर आप कहाँ से कहाँ ले गए, है ना। हमारा वादा था कि हम ऐसे रिएक्टेंट रहें कि साथ साथ जिएं और साथ साथ मरें, और अंत में एक है ना हैप्पी, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। खैर ये वादा था सर, ठीक है ना, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। समाज जो है, खैर वहाँ नहीं जाएंगे अभी, समझो, ठीक है। अब चलो और समझा दो। अगर मान लो इसी रिएक्शन में अगर हमारे पास, ठीक है जी, अगर इसका आपने 8 लीटर लिया तो ऑब्वियसली इसका कितना चाहिए था, 4 ही लीटर चाहिए था। वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते। अब रिएक्शन शुरू हुई तो इसका 8 जब मर जाएगा तो इसका 4 भी साथ साथ, मतलब इनका तो जन्मों जन्मों का वादा है भाई, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। और अगर इसी रेशियो में रिएक्ट किया गया तभी, बोलो भाई बात समझ। अब ये 2 से 2 बनाएगा, 8 से 8 बनाएगा, ये 1 से 2 बनाएगा, ये 4 से 8 बनाएगा। दोनों ने तो एक ही बात कर दी, बोलो है कि नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना। क्या कंक्लूजन मिला है, नोट किया जाए ज़रा। सर कंक्लूजन ये मिल रहा, whenever the two reactants are reacted in the mole ratio similar to their coefficient ratio। अरे इंग्लिश नहीं समझ आ रही क्या, पढ़ो क्या लिखा मैंने। जब भी 2 रिएक्टेंट को उसी मोल रेशियो में रिएक्ट किया जाए जो कि उनके कोएफिशिएंट का ही रेशियो है, देन बोथ द रिएक्टेंट्स विल गेट कंज्यूम्ड, बोलो, विल गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली टुगेदर, है कि नहीं। दोनों साथ साथ ही पूरी तरह से कंज्यूम होंगे। एंड द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी किसी से भी निकाली जा सकती है। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट में बी कैरिड आउट थ्रू एनी ऑफ द रिएक्टेंट। बोलो आ रही बात समझ। अगर ये बहुत बड़ा सेंटेंस
पढ़ के नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में लिख लेना। बोलो आई बात समझ। अब आ जाओ, अब ये केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये केस है कि जब दोनों रिएक्टेंट को मैं अलग अलग मोल रेशियो में ले रहा हूँ। यही रिएक्शन पे पहले सब कुछ समझा दूँ, फिर तो हर रिएक्शन पे आप समझ जाओगे। 2H2O2 से बना 2H2O, यही रिएक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है सर। अब इसका मैंने 10 ही मोल लिया है, सामने सामने दोनों समझना, सामने रख दिया। 2 ने कितना मांगा? 1, तो 10 ने कितना मांगा? वादा था कि तुम 10 5 लेके आओगे, पर समाज ने 8 मोल दे दिया, तुमने डब्बे में इसका 10 और इसका 8 रख दिया। तो अब क्या ये एंड तक साथ जिएंगे साथ मरेंगे? नहीं, कोई एक है जो धोखा दे जाएगा, समझ रहे हो? धोखा देने वाले को ढूंढो। किसने धोखा दिया? हाइड्रोजन ने धोखा दिया। ये तो साथ निभाना चाह रहा था, है कि नहीं? लेकिन हाइड्रोजन ने क्यों? क्योंकि ये कम पड़ गया बेसिकली। 10 ने 5 ही मांगा, ये कहता मुझे 16 ला के देना। 8 ले रहे हो तो कितना लाना? 16, पर ये कितना है? 10, मतलब ये कम पड़ गया। जो कम पड़ गया वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। जर्नी अभी और लंबी हो सकती थी, पर इतनी लंबी नहीं गई। ये 10 तो पूरी तरह से ज़ीरो हुआ ही होगा, ये 10 पूरी तरह से ज़ीरो गारंटीड है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका फाइनल मोल्स होना ही होना है। अच्छा, तो 2 को 1 चाहिए था, तो 10 ने कितना मांगा होगा? 5। अरे जो मरेगा वही तो बताएगा कि जो ज़्यादा था उसमें से कितना यूज़ हुआ। अरे भाई 8 था, लेकिन 8 पूरा नहीं गया, उसमें से गया कितना है? 5। कैसे पता लगाया जाता है? याद करो, पर जिसका पता लगाना है कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता लगाना है कोएफिशिएंट नीचे, इनटू 10 मोल। ये समझ आ रहा है? पहले जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ मैं, बात समझ आ रही क्या? ये 10 मोल पूरा खत्म हुआ ना, तो तुम्हें पता लगाना है कि 10 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ है। तो जिसका पता लगा रहे हो कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता, इस बार किससे पता लगाना है? लिमिटिंग रिएजेंट से। सबकी जानकारी लिमिटिंग रिएजेंट ही दे सकता है। बोलो आ रही बात समझ? तो हाफ ऑफ 1/2 ऑफ 10 मोल, बोलो हाँ कि ना? 1/2 ऑफ 10 मोल लिखने का मतलब ये कौन सा मोल है? ये वो मोल है जो रिएक्ट कर गया होगा, 5 मोल। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और था कितना? 8, तो बचा हुआ कितना है? 8 - 5, बोले तो 3 मोल। अरे एट दी एंड 3 मोल ये बचा रह गया। अब प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दोनों अलग अलग बात कहेंगे। बोलो आ रही बात समझ? क्योंकि दोनों ने साथ तो निभाया नहीं, वरना दोनों ही एक ही बात बोलते ना, अरे 2 लोग साथ चल रहे हैं, मान लो किसी सफ़र में 2 लोग साथ चल रहे हैं। आ रही बात समझ? तो रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कहाँ रुके, कहाँ चाय पिए, किन से मिले, ये दोनों बात एक ही बताएंगे। लेकिन 2 लोग साथ चलने को मिले थे, रास्ते बदल गए, एक पीछे ही रह गया और एक आगे गया, तो अब ये 2 लोग उल्टी सीधी बात करेंगे, चाहे रास्ते के बारे में, चाहे एक दूसरे के बारे में। जब साथ नहीं निभा पाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बुराई करते हैं, अलग बात बोलते हैं। यही है, अलग, दोनों अलग ही बात बोल रहे हैं। देखो इससे पूछो, ये क्या कह रहा है? 2 से 2 बनाएंगे तो 10 से, इसने कहा मैं 10 बनाऊंगा, इसने कहा मैं, ये कह रहा मैं 1 से 2 बनाता हूँ तो मैं 8 से 16 बना दूंगा। दोनों अलग कह रहे कि नहीं कह रहे? तो मानेंगे किसकी? मानेंगे किसकी? लिमिटिंग की, क्योंकि साथ इसी के तक हम चले थे। ये जब तक था तभी तक तो दोनों साथ चले थे। नहीं समझ रहे हो? 2 लोग निकले तो जहाँ तक आप साथ गए हैं वहीं तक तो बातें कॉमन हैं। साथ कहाँ तक थे? जहाँ एक ने दम तोड़ा, साथ छोड़ा, यहाँ पर। नहीं समझ पा रहे हो? चलो फालतू बातें ये सब, ठीक है ना? ये 10 मोल बना है, सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं। बोलो हाँ या ना? मैं तो कहानी कहीं भी लेता हूँ, लेकिन समझो तुम, ये 10 मोल बना है। अब ये 3 मोल बना रह गया, बचा रह गया। 3 मोल का मतलब 32 या 96 ग्राम ये बचा रह गया। बोलो, और 10 मोल पानी बना, मतलब 180 ग्राम पानी बन गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन, स्टीम बन गया बेसिकली। और 10 मोल H2 मतलब कितना था? ये शुरुआत में ये 20 ग्राम था, देखना ज़रा। और 8 मोल ऑक्सीजन कितना था? 256। बोलो टोटल कितना था? 276 था। मैंने मास को मोल में बदल के कुछ समझाना चाहे कि ये मत कहना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अब भी फॉलो नहीं हो रहा, अब भी फॉलो हो रहा। आपने ये कितना लिया है? 10 मोल। ये कितना लिया? 8 मोल। 10 मोल हाइड्रोजन 20 ग्राम, 8 मोल ऑक्सीजन 256 ग्राम। बोलो, अब बच्चा कहेगा सर 20 और 256 मतलब कि 276 बनना चाहिए था, आपका तो 180 बन गया। अरे गधों, इस 256 का पूरा मास कहाँ यूज हुआ? इस 256 में से कुछ ही तो यूज हुआ और कुछ बचा रह गया। कितना बचा रह गया? 96 बचा रह गया, 180 बन गया। दोनों जोड़ देना भाई, बन जाएगा दोनों 276।
अभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, चाहे क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो चाहे ना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा ही होगा। जितने रिएक्टेंट्स यूज होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। यूज कितना हुआ है, 256 - 96 यूज हुआ है और इसका पूरा 20 यूज हुआ है, तो इसीलिए इतना बना हुआ है। बोलो आ रही बात समझ, हाँ या ना, बात क्लियर हो रही होगी। अब ये मेथड हमारे कई बच्चों को टफ लग सकता है, टफ लग रहा होगा कुछ को लग रहा है टफ, थोड़ा आसान करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचाना है मैं बता रहा हूँ। मोल्स बाई कोएफिशिएंट का रेशियो चेक कर लो, बस सीधी बात। क्या चेक करो, मोल्स कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, 10/2, साइड में रख लो, याद रखना। मोल्स कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, रेशियो कितना, इसका 8 आ गया ना। अरे मोल बाई कोएफिशिएंट रेशियो इसका 5, उसका 8, किसका कम, इसका, जो कम वो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। मोल्स बाई कोएफिशिएंट चेक करो या वॉल्यूम बाई कोएफिशिएंट चेक करो, जिसका कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बना, वही बताएगा कि इसके इतने मोल को इसका कितना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ये जब समझ गए हो तो एक और एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं। मान लो ये सवाल है, N2 गैस प्लस 3S2 गैस। क्लास को बिल्कुल अटेंटिवली सुनते हैं, है ना, सो करके नहीं, आ रही बात समझ। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने इसका 5 मोल लिया था, कहानी तो ये कि इसके 5 को 15 चाहिए था, लेकिन मैंने 8 ही मोल लिए दे। अब यहाँ बच्चा फंसेगा। रुको, रेशियो क्या है, 5:8। रिएक्ट किस में करना था, 1:3। रिएक्शन किस में होनी चाहिए थी, 1:3 रेशियो में। कराया किस रेशियो में गया, डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, डेफिनेटली। जब भी इनिशियल मोल का रेशियो और कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों मरेंगे। लेकिन इस बार इनिशियल मोल का रेशियो और कोएफिशिएंट का रेशियो अलग है। हाँ, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स बाई कोएफिशिएंट। देखो क्या देखो, मोल्स बाई कोएफिशिएंट, मोल्स बाई कोएफिशिएंट 5, मोल्स बाई कोएफिशिएंट 8/3, बहुत कम आया। ये LR है, अरे ये LR है। बैठे हुए सभी बच्चों को समझ आ रहा तो बता दो, अरे हाँ या ना, 8/3 कम है। ये बताएगा इसके बारे में, बोलो है कि नहीं। तो इसके 3 से कितना बनता है, तो इसका 8 तो फाइनली 0 हो गया होगा। क्या लिमिटिंग रिएजेंट का फाइनल मोल 0 हो जाता है, तो ये कितना बना, मैंने क्या बताया था, जिसका पता लगाना है, जिसका पता लगाना है कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता लगाना है कोएफिशिएंट नीचे। याद कर, ये काम आएगा अब, इनटू 8 मोल, 16/3 मोल बना। अच्छा, इसका कितना गया ये भी मैं पता लगाता हूँ अपने तरीके से, कि जिसका पता लगाना है कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके ज़रिए, किसके ज़रिए, लिमिटिंग रिएजेंट के ज़रिए पूछो कि इसके 3 को इसका कितना चाहिए। तो देखिए 3 को 1 चाहिए, इसके 1 को 1/3 चाहिए। यही तो सीखा हमने कि जिसका पता लगाना है कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे पता लगाना है कोएफिशिएंट, पर इसका कितना मोल लिया गया था। तो इसका मतलब है कि इसका 8/3 मोल ही खर्च हुआ है। कितना मोल खर्च हुआ है, 8/3 मोल खर्च हुआ है। लिया कितना गया था, तो बचा होगा 5 - 8/3। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, घबराना नहीं, मेरे पास 3-4 मेथड है भाई, पहले समझो। एक मेथड तो पकड़, अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मेथड से चलेंगे। और थोड़ा दिमाग तो ये लगा सकते थे, अरे इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है तो इसका, मतलब जितना ये बना उसका आधा ये गया, बना कितना है, 2/3 ऑफ 8, 16/3, तो ये 8/3 ही गया होगा। तो 5 में से 8/3 ही तो गया है, मतलब एक चीज एनालिसिस से तो सब मिल जाएगा भाई। तो अब ये कितना बचा रह गया, 5 - 8/3, 15 - 8, 7/3, 7/3 मोल बचा रह गया, बोलो। और ये कितना बन रहा है, 16/3 मोल बन गया। आप चाहो तो मास मास एनालिसिस करके चेक कर लो, सेम आ जाएगा। आया समझ, थोड़ा समझ आया, डर भी लग रहा होगा, थोड़ा सा डर लग रहा है, गलत है क्या ये सब, समझ नहीं आया ना। मैं जानता हूँ ये वाला मेथड सबको समझ नहीं आएगा। चलो थोड़ा सा इसको ना ऐसा बनाते हैं जैसा समझ आ जाए। कल कुछ लिखा था मैंने उस बोर्ड पर, याद है क्या, अरे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में कुछ लिखा था, उससे आ जाएगा समझ। आओ थोड़ा ध्यान देंगे इस बार, बिल्कुल फोकस होकर सुनना, तो मैं यही मेथड पसंद भी आएगा। सर ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब में मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, इसमें समझ आएगा, देखना। इसका 2 जाएगा तो इसका 1 जाएगा, इसका 2 जाएगा तो 4 जाएगा तो 2, 6 जाएगा तो 3, 10 जाएगा तो 5, 2x जाएगा तो, यही तो बुलवाना था तुमसे, तुम बोल भी नहीं रहे। 2x जाएगा तो 10 में से मान लिया मैंने 2x चला गया, तो उसी समय इसके 8 में से आया ना समझ, और उसी समय इसका 2x बना होगा। बोलो बोलो, हाँ हाँ कि ना, ठीक है। अब ये x ढूंढ ले,
यहाँ साथ छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ एक्स को ढूंढने की बात हो रही है, ठीक है। सुनो, बताओ ज़रा, इनमें से कोई एक लिमिटिंग एजेंट है भाई, बताओ कौन है लिमिटिंग एजेंट। ये तो ढूंढना सिखाया गया, मोल्स बाई कोएफिशिएंट चेक करना है। क्या चेक करना है? खालिद आ रहा है समझ? सही बताओ, मोल्स कितने हैं, कोएफिशिएंट कितना है, रेशियो कितना है, मोल्स कितने हैं, कोएफिशिएंट कितना है, रेशियो क्या है, 8 5, यही तो है LR। अरे जो LR है उसका मोल 0 हो जाता है क्या फाइनली? लिमिटिंग एजेंट का फाइनल मोल्स कितना हो जाना चाहिए? ये तो पता ही है कि लिमिटिंग एजेंट का फाइनल मोल 0, मतलब कि हम पुट कर सकते हैं कि 10 - 2x इज 0 था, मतलब सर 2x जो था वो 10 था, मतलब सर x जो है वो 5 था, x मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फाइनली? 0। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली 8 - x, 8 - 5, 3 मोल बचा रह गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 2x, 2 × 5 10 मोल बन गया है। बोलो हमारी बात समझ? ये तो आसान लग रहा होगा, यही आसान लगेगा भी, मैं भी जान रहा हूँ। बोलो हमारी बात समझ? तो ऐसे लिख करके काम किया जा सकता है। जैसे मैं चाहूँ तो इन सवालों को भी इस एक्स वाले मेथड से करा सकता हूँ। बोलो हमारी बात समझ? मेरे ख्याल से ये केस भी आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, है ना। इसके बाद कल मिलेंगे, कल स्टोइकियोमेट्री के और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है जी। और स्टोइकियोमेट्री कल ही खत्म हो जाएगा, इसमें सिक्वेंशियल रिएक्शंस वगैरह पढ़ाऊँगा थोड़ा तुम लोग को, वो देख सकते हैं, ठीक है ना। कल मिलेंगे जी, ठीक है, थैंक यू।